प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 6 देखेंगे, जिसका कोड 324 BC है। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है। इस वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हेल्पफुल वीडियो आप तक सही वक्त पर पहुंच जाए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हम जो है छठे के डे क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब हम सातवें का क्या क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सातवें का क्या क्वेश्चन क्या कहता है। सातवें का क्या ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 0 to π/2 log sin x dx log sin x dx इक्वल्स टू -π/2 log 2। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इस लेफ्ट हैंड साइड को हम आई मान लेते हैं। ठीक है ना? माना, इसको हम लिख देंगे माना आई बराबर 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है ना बच्चों? और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे परगुण 4। ठीक है ना? परगुण 4 क्या कहती है? परगुण परगुण 4 से। तो बच्चों, आपको पता होगा परगुण 4 क्या है। 0 to a अगर कोई आपके पास फंक्शन है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 0 to a f ऑफ x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो उस फंक्शन के समाकलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/2 लिमिट वही रहेगी। ये हो जाएगा आपका लॉग साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना? अब देखिए i इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स, है ना, कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। 0 to π/2 समीकरण 1 थी हमारी लॉग साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये है आपकी समीकरण 2 0 to π/2 लॉग कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना बच्चों? इनको हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाए, दोनों की लिमिट 0 to π/2 है, सेम है, तो एक ही लिमिट ले सकते हैं दोनों की, 0 to π/2। ये क्या हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स और प्लस में आ जाएगा आपका लॉग कोस एक्स। ठीक है ना बच्चों? और ये एक ही डी एक्स आ जाएगा दोनों पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 to π/2 देखिए ये लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन। ठीक है ना? यानी साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 ये 2i चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 साइन एक्स कोस एक्स। अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दी ऐसे। ठीक है ना? ये हो जाएगा डी एक्स। ये हो जाएगा लॉग, ये ऊपर 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x और अपॉन में 2, तो ये लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे खोल देंगे। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 ये आपका लॉग साइन 2x तो आ जाएगा ऊपर, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा और लॉग 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है ना? लॉग एम माइनस लॉग एन, ये ऊपर वाला साइन 2x बन गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है ना? ये हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है ना बच्चों? ये 2i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, इस लिमिट को दोनों को अलग अलग दे देंगे इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा लॉग साइन 2x डी एक्स, लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 लॉग 2 डी एक्स। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस 2x को t मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना 2x इक्वल्स टू लेट 2x इक्वल्स टू t, है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt, यानी आपका dx इक्वल्स टू dt/2 आ जाएगा। ठीक है ना? और रही बात लिमिट की, जब लिमिट x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से देखेंगे जब x इक्वल्स टू 0 है, ये वाली यहाँ पे 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगी, तो t इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगी। और जब x इक्वल्स टू π/2 है, ये वाली, जब π/2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल्स टू पाई आ जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, t बराबर पाई। ठीक है ना? ये लिमिट भी चेंज हो गई। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to पाई लॉग साइन टी, लॉग ये हो जाएगा आपका साइन टी, है ना, लॉग साइन टी, और dx की जगह आ जाएगा dt/2। ये dt यहाँ लिख देता हूँ और बाई 2 में बाहर लिख देता हूँ। ठीक है ना? माइनस लॉग 2 कॉन्स्टेंट है, ये लॉग 2 आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा आपका 0 to π/2, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और dx। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए कि यदि आपके पास ऐसी है 0 to 2a f ऑफ x dx, कोई फंक्शन ऐसा है और कोई लिमिट ऐसी है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 बाहर
और उसकी लिमिट में 0 टू ए आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी आधी और फंक्शन हो जाएगा जो का तू dx। ये कब है? यदि उस फंक्शन में आप 2a माइनस एक्स रख करके f ऑफ x वापस आ जाता है तो, ठीक है ना, f ऑफ x ही आ जाता है। और ये 0 हो जाएगा कब? यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स रख करके वो फंक्शन माइनस का बन जाए, ठीक है ना। ये वो प्रगुण है जिसको मैं कह रहा था। अब देखिए ये प्रगुण अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, देखिए हमारे पास क्या है, 0 टू पाई है। अगर मैं ये पाई यहाँ पे रख दूँ, पाई माइनस एक्स कर दूँ, यानी साइन पाई माइनस टी कर दूँ, तो साइन टी ही आ जाएगा, है ना। यानी हमारे फंक्शन पे तो कोई चेंज नहीं होने का। तो इसका मतलब ये यही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिमिट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा और लिमिट में से भी आधा हो जाएगा। ये अपॉन वाला 2 तो एज इट इज है ही, और ये हो जाएगा आपका log sin t dt, sin t dt माइनस log 2 और 0 टू पाई बाई 2 1 dx, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक प्रगुण फर्स्ट क्या कहती है? प्रगुण फर्स्ट ये कहती है कि अगर वेरिएबल चेंज हो जाए, टी की जगह मैं एक्स रख दूं, तो इस समाकलन के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रगुण फर्स्ट ये कहती है। तो हम इसको प्रगुण एक से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। टी का एक्स हो जाएगा प्रगुण एक से, यहाँ पे लिख लेना प्रगुण एक से, प्रगुण एक से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के log 2 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 1 dx, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2i, आपने समीकरण एक में क्या माना था, आपने इसी को तो माना था 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx को i माना था। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह i रख देंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका log 2 और इस वन का हो जाएगा आपके पास समाकलन x और 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये i घूम करके इधर आ जाएगा, तो 2i माइनस आई इक्वल्स टू माइनस लॉग 2, और यहाँ पे ये लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है ना। और आई 2i में से आई गया, कितना बचेगा, आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस के, ये पाई बाई 2 आगे लिख देंगे, माइनस के पाई बाई 2, और ये आ जाएगा log 2। और यही क्या है, यही क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, सातवें का ख क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। अब शंकु इस टाइप का ही होता है, ठीक है ना। शंकु कहा है ना इसने, शंकु। अब देखिए मान लेते हैं इस शंकु की आधार की त्रिज्या ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई इसके आधार की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं r, और इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, और तिरछी ऊंचाई l मान लेते हैं। ये तिरछी ऊंचाई होती है इसकी, और ये पूरा शीर्ष कोण होता है पूरा, हम अर्ध शीर्ष कोण इसका क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। अब ये सब चीजें हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, तथा शंकु की आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तथा तिरछी ऊंचाई l है, ठीक है ना। तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए वो s है, तो s इक्वल्स टू पाई आर और l प्लस आर, यही होता है ना, पाई आर एल प्लस आर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हमारे पास ये भी होता है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में एक रिलेशन ये होता है कि l इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी जहन में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इधर आ गया और इक्वल्स टू हो गया पाई आर एल, पाई आर अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल्स टू आ जाएगा एल।
और एल की वैल्यू क्या है अपने पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर भी इधर चला जाएगा, ठीक है ना। या आप यहाँ पे दोनों और का स्क्वायर कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम रख देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, या अभी इसको रुक जाइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर रखेंगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा ओनली, और यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है ना, 2ab इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये बचेगा आपका 2s अपॉन पाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करोगे, बस इसको जू का तू रखोगे एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना, इसको यहीं पे रख लो। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर ये आ गया आपके पास एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। अब हम लेकर के चलते हैं इसका आयतन, शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब ये 3 इधर पहुंचा देंगे हम, क्या हो जाएगा 3v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू है इसलिए हम दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हमें इजी पड़े। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, एच स्क्वायर की वैल्यू है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, यही है ना मेरे पास वैल्यू। अब देखिए बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू ये 9v अपॉन में चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर 1/9 तो हम रखेंगे बाहर ही। अभी देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट और इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक बचेगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, अब जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो एक पाई से एक पाई घटेगा, एक पाई बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर फोर एस, ठीक है ना, और 1/9 दोनों में, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2/9 पाई आर फोर एस, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे dw/r आर की रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों हम इस वी स्क्वायर को एक अलग से जू का तुम फंक्शन मान के ही कर रहे हैं, ठीक है ना। हम वी स्क्वायर का 2v dv नहीं करेंगे, वी स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है महत्तम आयतन वाले। अगर हमारा वी स्क्वायर महत्तम आया तो वी भी महत्तम होगा, ठीक है ना। अगर वी स्क्वायर महत्तम आया तो वी भी महत्तम होगा, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे बस यहीं कहीं इसका हम रिस्पेक्ट में आर की अवकलन कर देंगे वी स्क्वायर का, ठीक है ना, ये पूरा एक ही है डी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा। अब देखिए एस स्क्वायर अपॉन 9 तो ये आ गया आपका कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का हो गया 2r माइनस 2 पाई अपॉन 9s ये आ गया बाहर, आर फोर का हो जाएगा 4r क्यूब, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 4r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस ये हो जाएगा 4 टू जा 8 पाई s अपॉन 9r क्यूब, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहीं कहीं, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन डी आर। इसका एक और बार यहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dw/r2 r अगेन अगेन हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा d2v स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा इसका दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9 r का हो जाएगा 1 माइनस 8 पाई s अपॉन 9 तो जो का तो r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। यहां से आपका क्या हो जाएगा बस ये हो जाएगा आपका। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो d पहला अवकलन था उसको हम 0 रखेंगे ताकि हम r की वैल्यू फाइंड कर पाएं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको यहीं पर छोड़कर समीकरण 2 बनाकर इसमें से हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर को 0 रखने पर
इसको हम 0 क्यों रख रहे हैं? ताकि हम उच्चतम और निम्नतम मान बता सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2s² r/9 इक्वल्स टू माइनस 8π/9 इक्वल्स टू 0। इसको उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा 2s² r/9 इक्वल्स टू 8π/9 अब यहाँ से क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 8 आ जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, एक एस से एक एस कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 बच जाएंगे। तो यहाँ से ओवरऑल क्या बचेगा, एस बराबर 4πr²। ये बच गया ना आपके पास, एस बराबर 4πr², ठीक है ना। अब इसको एज इट इज यहीं जू का तू रखो, इसको यही रखो, एस बराबर 4πr²। अब इस वैल्यू पे हमें आर की इस वैल्यू पे जो यहां से वैल्यू निकली उस पे हमें ये फंक्शन देखना है, ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला था ये देखना है कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए s बराबर 4πr² पर हम देखते हैं, s बराबर 4πr² पर ये हो जाएगा d2v²/dr² इक्वल्स टू 2s²/9। देखिए इस वाले को हम एज इट इज लिखेंगे 2s²/9 माइनस यहाँ पे जो r की वैल्यू है बस उसे लेना है हमें। अब यहाँ से हम अगर 4πr² की जगह पूरा s रख दें, यहाँ से 4 ले लें, पाई ले लें और r² ले लें, उसकी जगह हम s रख देंगे। तो 4 यहाँ से अगर हटा दूं तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। 2 3 जा 6, 6/9, तो 6/9 तो ये आ ही गया। चलो अब देखिए जो ये 4 बचा था, 4πr² की जगह मैं s रख देता हूँ, तो 4πr² की जगह हमने रख दिया s और एक s पहले से रखा है, ये s² हो गया ये भी। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको माइनस करूंगा, अपॉन में तो दोनों के 9 ही है, तो 2 में से 6 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 4/9 s²। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, लेस देन टू 0 है, यानी ऋणात्मक है। अगर ये फंक्शन, अगर ये अवकलन जो है सेकंड डेरिवेटिव जो होता है अगर ऋणात्मक आ जाता है तो इसका मतलब जो फलन होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा, महत्तम होगा, है ना। अतः हम क्या कहेंगे, अतः v² उच्चतम है। क्या है, v² उच्चतम है, ठीक है ना। अगर v² उच्चतम है तो तब v भी उच्चतम होगा, v भी उच्चतम होगा, ठीक है ना, v भी उच्चतम होगा। अब देखिए इसका मतलब आयतन महत्तम आ गया, आयतन तो हमने महत्तम प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती थी कि s बराबर πrl प्लस πr², ये था ना। तो उस s की जगह हम ये वाला ये रख देंगे 4πr², s की जगह 4πr² हमने रख दिया और इधर पे जू का तू πrl प्लस πr² जू का तू, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, 4πr² में से 1πr² गया, कितने बचे, 3πr² और यहाँ पे है πrl। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक r से एक r चला गया और यहाँ से r/l क्या आ जाएगा, r/l आ जाएगा। अगर मैं r/l निकालूं तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ गया, 1/3। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें, देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखें तो l/r क्या होता है, r/l। इस कोण के लिए अगर आप देखें r/l क्या हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हो गया और इससे 90 डिग्री से जो जुड़ा हुआ है ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो r/l यानी ये लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि r/l साइन थीटा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, तो हम इसको कर देंगे r/l को साइन थीटा रख देंगे, ठीक है ना। हम कहेंगे त्रिभुज, उसको हम त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम त्रिभुज मान लेते हैं ABC, है ना, त्रिभुज ABC से। अब हम इसको कह देंगे कि त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से साइन थीटा इक्वल्स टू r/l, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/l यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और ये है हमारे अपने पास 1/3 जो हमने अभी फाइंड किया है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी है और हल्का सा टिपिकल भी है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी इतना टिपिकल नहीं है, है ना। अगर ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 8वें का क्या क्वेश्चन क्या कहता है, रेखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8वें का क्या में इन असमीकरणों को लिख लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी इन समीकरण को लिख लेते हैं। 2x + 3y + 3z = 8
दूसरी है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, फिर है माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर आप क्या लिखेंगे? आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है ना। आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा -2 3 3 1 2 -1 -3 4 2। कैसे आया ये? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है आप यहाँ रखते चलो, -2 3 और 3, -2 3 और 3, फिर दूसरे का 1 2 और -1 1 2 -1, फिर -3 4 और 2, फिर -3 4 और 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए आपके पास जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 8 1 4। इसके जैसे बच्चों हम बहुत क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, बल्कि एक पेपर में तो 2 क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी सारणिक निकालते हैं। ए का सारणिक जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 17। उम्मीद करता हूं आपको ए का सारणिक निकालना आता होगा, ठीक है ना। और 17 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो सारणिक है, ये जो आव्यूह है ए, ये ए होता है, ये एक्स है और ये बी है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये ए जो है आपके पास, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम अब इसका ये समीकरण बनाते हैं। देखिए ए एक्स बराबर बी, ये जो ए एक्स बराबर बी था इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ था, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए को उधर ले गए तो ए इनवर्स बी। अब ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं सारणिक, ये सारणिक जो हमने निकाला था 17, ये 17 आया, इसलिए व्युत्क्रमण आव्यूह है, हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रम के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, सह गुणन खंडों से, सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो बच्चों आप सबसे पहले इसके सह गुणनखंड निकालना और उसके बाद आव्यूह बनाना, ठीक है ना। हम हर पेपर में इसके जैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए हम इस पेपर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ठीक है ना। आप अपना जो है क्वेश्चन इससे मैच कर लेना, अपना हल इससे मैच कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए जो सहखंडों से बना आव्यूह आएगा बी, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 8 1 10 6 5 -1 और -9 1 और -7, ठीक है ना। ये आपका आव्यूह आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए जो होता है वो इसका बी का परिवर्त आव्यूह होता है, यानी जो सेकंडों से आपने आव्यूह बनाया है उसका परिवर्त आव्यूह, यानी बी का परिवर्त आव्यूह। बी का परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि इसकी रो को इसका कॉलम बना दीजिए, 8 1 10 6 5 -1 -9 और 1 और माइनस के 7, ठीक है ना। इसकी रो को इसका कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी सारणिक ए का सारणिक, और यहाँ पे आता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे रख देंगे हम 1 अपॉन 17, क्योंकि ए का सारणिक हमने 17 निकाला था, और एडजॉइंट ए जो हमने निकाला है वो ये पूरा आव्यूह। यहाँ से आ जाएगा 8 6 -9 1 5 1 10 -1 10 -1 और माइनस के 7। यह आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब ये वैल्यू आप किस में रखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 ए कहते हैं कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स है आपके पास, ए इनवर्स की वैल्यू यही है 1 अपॉन 17 8 1 10 6 5 -1 -9 1 और माइनस के 7, माइनस के 7 है ये बच्चों, 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा -7, और इसके साथ b रखोगे। b क्या था आपके पास, 8 1 4, बी मैट्रिक्स जो थी वो ऊपर से हमने जब समीकरण बनाई थी आव्यूह रूप में लिखा था तब लिखी थी, है ना। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये x जो होता है ये होता है एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 17 जू का तू। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो की पहले कॉलम में पहला एलिमेंट बन जाएगा, वो क्या आएगा, गुना करके 34, पहले एलिमेंट की पहले में प्लस दूसरे की दूसरे में प्लस तीसरे की तीसरे में, ऐसे गुना करनी है, ठीक है ना। फिर दूसरे की दूसरी रो में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 17 और तीसरा आ जाएगा 51, ठीक है ना। अब बारी बारी आप इसको पहले एलिमेंट को इससे गुना करो, फिर दूसरे को इससे गुना करो, फिर तीसरे को इससे गुना करो, तो ये क्या आ जाएगा, पहला 34/17, 34/17 आएगा 2, 17 दूनी 34, फिर 17 एकम 17, ये 1 आ जाएगा, फिर 17 ते 51, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा और z बराबर 3 आ जाएगा, z बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों।
बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखाएं ये दे रखी है और ये दे रखी है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, उसने एक कार्तीय रूप दे रखा है इसका, ठीक है ना। अब तक जो हमारे पिछले पेपर्स थे उनमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो सिर्फ किसका आ रहा था, वो सदिश रूप में दे रखी थी उसने और उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उसने कार्तीय रूप दे दिया। लेकिन ये भी क्वेश्चन आसान है बच्चों, ठीक है ना। आपको दोनों तरीके से इसको कर लेना है, आपको इसको दोनों तरीकों से कर लेना है। सदिश रूप से हम करा चुके हैं, आज कार्तीय रूप से करा देते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये रेखाएं लिख लेंगे, ठीक है ना। दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं निम्न है, ऐसे लिख देते हैं। दी गई रेखाएं निम्न है, क्या क्या दे रखी हैं, x+1/7 इक्वल्स टू y+1/-6 इक्वल्स टू z+1/1। और इसके साथ दूसरी रेखा क्या है, x-3/1 इक्वल्स टू y-5/-2 इक्वल्स टू z-7/1, ठीक है ना। ये रेखा इन्होंने दे रखी हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है ना। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना x-x1/a1 इक्वल्स टू y-y1/b1 इक्वल्स टू z-z1/c1 और x-x2/a2 y-y2/b2 z-z2/c2 से करने पर। देखिए बच्चों, इस रेखा की तुलना हम इससे कर देंगे और इस रेखा की तुलना हम इससे कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम इस रेखा की तुलना इस रेखा से करेंगे तो x-x-1, यहाँ पे -x1 है और यहाँ पे +1 है, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। a1 की जगह क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह y1 की जगह -1 आ जाएगा, b1 की जगह -6, z1 की जगह -1 आ जाएगा और c1 की जगह 1 आ जाएगा। देखिए, हम z1 की जगह इसलिए ले रहे हैं 1 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम z1 को इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है ना। -z1 इक्वल्स टू 1 और माइनस उधर चला जाएगा तो z1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तुलना करने पर जो निकलेगी वैल्यू, x1 की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी, y1 की वैल्यू जो आएगी वो भी -1 आएगी, z1 की वैल्यू जो आएगी वो भी -1 आएगी, ठीक है ना। इसी तरह a1 की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी, b1 की वैल्यू जो आएगी वो -6 आएगी और c1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1, ठीक है ना। इसी तरह और आपके यहाँ से जब आप इस लाइन की तुलना इससे करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 3। देखिए, यहाँ पे -x2 है और -3 है, तो x2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा सिंपल। x2 की वैल्यू आ जाएगी 3, y2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 5 और z2 की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1, ठीक है ना बच्चों। ये सारी वैल्यू जो आ गई, अब इसके बाद अगर आपको इन कार्तीय रूप में इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो उसके फॉर्मूले में आपको ये सारणिक निकालना पड़ता है। देखिए, हम फॉर्मूला लिखवाएंगे, उससे पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको बाद में सही से पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, जो सारणिक है उसमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। और यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये वैल्यूज सारी निकालनी पड़ती है। तो आप जब इसमें वैल्यू रखोगे x2 - x1 तो 3 माइनस -1, 3 + 1 हो जाएगा 4। इसी तरह 5 माइनस -1 यानी 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 माइनस -1 यानी 7 + 1 हो जाएगा 8। a1 b1 c1 हो जाएंगे 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1। a2 b2 c2 हो जाएंगे आपके 1 - 2 और 1, ठीक है ना। आपको इस सारणी को जब सॉल्व करेंगे, इस सारणी को सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू, देखिए ये गया, यानी इसकी रोज का कॉलम छोड़ करके -6 और माइनस माइनस प्लस 2 है ना, -6 + 2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इंटू -6 ये वाला, इसकी रोज का कॉलम गया 7 × 7 और -1, 7 में से 1 गया 6 प्लस अब की बार ये वाला 8, इसकी रोज का कॉलम गया माइनस के 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस 6, -14 + 6 कितना बचा, -8 बचा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -4 × 16, -6 × 36 और -8 × 8 = 64, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 64 और 36 100 और 16 116, -116 आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक वैल्यू और निकालनी पड़ती है आपको, ये वाली √। क्या होती है √? देखिए, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से तो ये है, जैसे आपने ये निकाला था इसका ये वाला, आप
इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, वो यहाँ पे लिखना है आपको। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। फिर प्लस लगाइए। अब की बार इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, बीच वाले का, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब की बार हम यहाँ से ऐसे नहीं उल्टा लेकर के चलेंगे, A2 C1 माइनस A1 C2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका A2 C1 माइनस A1 C2, ऐसे A2 C1 माइनस A1 C2, ठीक है ना। अब प्लस लगा करके इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए। अब की बार ये 4 A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 इसका होल स्क्वायर। बस ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। जब आप ये वैल्यू निकालेंगे, और ये है कुछ नहीं, ये वही वैल्यू है जो आपने यहाँ पे रखी, ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाली जो रखी है आपने वैल्यू, वही है ये, ठीक है ना। जब आप ये वैल्यू रखोगे, देखना ये माइनस के 4 ही आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आपका माइनस के 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 इस माइनस के समेत आएगा, ठीक है ना। और प्लस ये वाला माइनस के 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ओवरऑल आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 64 और 36 और 16 116 आ जाएगा, रूट 116, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी का, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बीच, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये है D इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये मोड़ आता है, फिर ये ऊपर सारणिक आता है। सारणिक कौन सा, वही वाला जो हमने ऊपर फाइंड किया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सारणिक। और अपॉन में जो आता है वो जो हमने बाद में वैल्यू निकाली है वो वाली, यानी B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू सारी मोड में है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर आई। अब इसकी वैल्यू हम अलग से फाइंड कर चुके हैं, माइनस के 116 आई है, माइनस के 116 अपॉन इसकी वैल्यू हम अलग से फाइंड कर चुके हैं नीचे, वो क्या आई है, रूट 116, ठीक है ना। और इस पूरे का मोड है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट 116, और इससे जब ये काटेंगे हम तो आ जाएगा अंडर रूट 116, और अंडर रूट 116 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 116 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 29, ठीक है ना। ये इकाई में आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, हर पेपर में ये आ रहा है, या तो ये सदिश रूप में आ रहा है या कार्तीय रूप में आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का कोई एक खंड कीजिए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में 2 पार्ट दे रखे हैं इसने, 4-4 नंबर के क्वेश्चन, हम दोनों को देखेंगे। देखिए 90 का 6 क्वेश्चन और उसका भी पहला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। दोनों ओर का वर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई का हो जाएगा स्क्वायर, और अंडर रूट का ये स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इन सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से हम एक्स वाई अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई है ये, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स वाई जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखिए बारी बारी, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। जब इसको 0 रखेंगे एक्स माइनस वाई को, तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा, और ये जो x बराबर वाई है ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अगर आप x बराबर वाई रखोगे भी तो देखिए ये सारे प्लस हैं, तो अगर आप रख भी दोगे y ही x बराबर, तो यहाँ 0 तो आएगा ही नहीं, तो इसको तो संतुष्ट नहीं करेगा ये, तो हम ये तो नहीं ले गए, है ना, ये वाली लेकर के चलेंगे। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हम y कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ये x उधर पहुँचा देंगे, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, dw/2x, dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू नीचे का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी -1, फिर माइनस फार्मूले का, ऊपर वाला एज इट इज यानी माइनस एक्स, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 एक्स का 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये 1 इंटू एक्स है, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा dy/dx। तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपको लाना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि फलन f, ये कह रहा है कोई मैपिंग है और वो q से q में है, ठीक है ना। f(x) जो फंक्शन है वो आपका ये है f(x) बराबर 3x माइनस 4, ये कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, ठीक है ना, q में से जो भी वैल्यू होगी x की, वो प्रत्येक वैल्यू के लिए ये फंक्शन है से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक फलन है जहाँ q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए बच्चों एक की आच्छादक फलन के लिए हमें इसके एक की और आच्छादक दोनों अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एक के लिए चलते हैं, एक के लिए, ठीक है ना, एक के लिए। तो देखिए बच्चों एक के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम ये कहेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू q, यानी इस वाले q में से हमने ये दोनों वैल्यू चूज करी प्रत्येक वैल्यू के लिए, इनके लिए क्या होगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होगा यदि 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 f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, एक के लिए हम ये लेके चलते हैं, और अगर इसमें x1 बराबर x2 आ गया तो ये एक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं 3x1 माइनस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, यानी x की जगह x2, तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस 4। अब देखिए -4 से -4 हट जाएगा, क्या बचेगा 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 हट जाएगा, बचेगा क्या x1 बराबर x2। तो जब भी हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलें और x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कहेंगे अतः फलन जो है वो क्या है, एक ही है, ठीक है ना, अतः फलन fx जो है वो एक ही है, ठीक है ना। अब ये फलन एक ही तो है, अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। देखिए बच्चों आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास फंक्शन है उसको y बराबर मान के चलो, माना y बराबर f ऑफ x, ठीक है ना, y बराबर f ऑफ x, यानी y बराबर ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ x के लिए इसको सॉल्व कर दो, ये 4 इधर आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है ना। हमने x के लिए इसको सॉल्व कर दिया, x के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों जो ये x की वैल्यू आई है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 अपॉन 3, ये वैल्यू अगर मैं इस फंक्शन में रख दूं और मेरा y आ जाए, है ना, मैं ये वैल्यू इस फंक्शन में रख दूं और y आ जाए तो इसका मतलब ये आच्छादक भी होगा। तो देखिए चेक करते हैं इसमें रखने के लिए, f ऑफ ये आ जाएगा y प्लस 4 अपॉन 3, इसमें रखते हैं y की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से आपके पास बचेगा y प्लस 4 माइनस 4, है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया y बच गया, यानी ये वैल्यू रख करके इस फंक्शन में हमारे पास y भी आ गया। इसका मतलब ये फलन आच्छादक भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q, यानी इस वाले q से, क्योंकि y इसका है और x इसमें से लिया है हमने, y इसमें से आया है, ठीक है ना, जो f ऑफ x बना y बना वो इसमें से है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q, यानी इस q में एक x मिलेगा ही मिलेगा, यानी हर y के लिए इसमें से जो एलिमेंट पड़े हुए हैं हर y के लिए इसमें जो है प्रांत में एक सह प्रतिबिंब जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q, अतः फलन आच्छादक भी
है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक एक आच्छादक फलन हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये फलन क्या हो जाएगा, एक एक आच्छादक फलन हो जाएगा और ये बात हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।